नमस्कार दोस्तों, बी द चेंज के सामाजिक सरोकार भाग 2 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वैसे तो डिस्क्लेमर आप लोग पढ़ ही लेंगे, लेकिन फिर भी बस एक बात ये बतानी है कि ये चैनल पूरी तरह से गैर राजनीतिक है और इस वीडियो या सामाजिक सरोकार के किसी भी वीडियो के माध्यम से किसी भी तरह का कोई राजनीतिक उद्देश्य पूरा नहीं किया जा रहा है। ये चैनल भी एक आम इंसान का है जिसकी सोच थोड़ी असाधारण हो सकती है, लेकिन ज़रूरतें बहुत ही सीमित हैं और छोटी हैं। लेकिन इसी असाधारण सोच और छोटी ज़रूरतों को भी हमारे राजनीतिक आका अक्सर अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और अपनी महत्वाकांक्षा के लिए हम सबकी छोटी छोटी सोच को भी दबाने का काम करते हैं। तो आइए अपने इसी छोटी ज़रूरत और बड़ी सोच के साथ शुरुआत करते हैं सामाजिक सरोकार भाग 2 की। तो आइए मिलते हैं एक ऐसे ही राजनीतिक महापुरुष से जिनका नाम है श्री अरविंद केजरीवाल। वैसे तो ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है आज के समय में, लेकिन फिर भी ये एक विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं और इनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। सच तो ये है कि इनके लिए एक पूरा एपिसोड छोड़िए, इनके लिए YouTube के जितने वॉच टाइम होते हैं 4000 घंटे, अगर उतने समय भी इनके ही बारे में बात की जाए तो शायद कम होगी। इनके पास ऐसी ऐसी प्रतिभा है, इनके पास ऐसे ऐसे गुण हैं जिसको देख करके कोई भी इंसान शर्मा सकता है। खासकर एक आम आदमी तो ज़रूर शर्मा सकता है जिसके नाम पर इन्होंने अपनी पार्टी का नाम रखा हुआ है। चलिए मिलते हैं अरविंद केजरीवाल जी से। अगले 2 से 3 मिनट तक आप जितनी भी पिक्स देखेंगे आप उसमें एक चीज़ पाएंगे कि केजरीवाल जी वायदा करने में बहुत आगे हैं, मीलों आगे हैं अपने किसी भी प्रतिद्वंदी से। ये वायदा इतना करते हैं जिसका आप सोच नहीं सकते। शायद आपका जन्म से लेकर के मृत्यु पूरी हो जाएगी, लेकिन इनके वायदे ख़त्म नहीं होंगे। आप ख़त्म हो जाएंगे, इनके वायदे ख़त्म नहीं होंगे। इससे भी बड़ी बात, ये जितने वायदे करते हैं शायद ही उसका 1% भी ये पूरा करते हों। इस इंसान की सबसे ख़ास बात यही है। झूठ बोलने में इनका कोई सानी नहीं है। राजनीति में नहीं आऊँगा, बच्चों की कसम खाने से लेकर के सुरक्षा नहीं लूँगा, गाड़ी बंगला कुछ भी नहीं लूँगा, एक आम आदमी तक रहूँगा। ये ऐसे तमाम इनके वायदे हैं जो इन्होंने जनता से किए थे। और जैसे ही ये राजनीति में आए, राजनीति में आने के बाद ये चुनाव भी लड़े, चुनाव लड़ने के बाद ये दुर्भाग्य से मुख्यमंत्री भी बन गए और मुख्यमंत्री बनने के साथ ही इन्होंने ये जितने भी वायदे किए थे सारे एक एक करके तोड़ते चले गए। शायद वादा ही इन्होंने तोड़ने के लिए किया था जिसे हम और आप समझ नहीं पाए। ये इतने शातिर हैं कि इन्होंने जनता की बहुत ही कमज़ोर नब्ज़ पकड़ी है, और वो नब्ज़ ये है कि ये खुद को एकदम आम आदमी की तरह प्रस्तुत करते हैं लोगों के बीच में कि ये एकदम आम आदमी है। जैसे इनका पहनावा देखिए, आप देखिए, हम लोग छोटे छोटे बच्चों को भी प्रॉपर यूनिफॉर्म में स्कूल भेजते हैं, और ये एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होकर के, खासकर वो प्रदेश जो कि राष्ट्रीय राजधानी है, उसके मुख्यमंत्री होकर के भी कैसे अपनी शर्ट बाहर करके और किस तरह से इनका पहनावा होता है। इनका एक सूत्र वाक्य है, रायता फैलाओ, समेटने के लिए जनता तो है ही है। जैसे आपको प्रत्यक्ष उदाहरण देते हैं पराली का, जिसको लेकर के ये पंजाब में चुनाव लड़े और दुर्भाग्य से फिर से जीत गए। चुनाव के पहले और चुनाव के बाद इन्होंने क्या समाधान बोला था और क्या समाधान किया, ये आपको अभी आने वाले 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर में समझ में आ जाएगा। तो ये इस महापुरुष की महिमा है जो एकदम निराली है। ये अपने आप में एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी भी हैं जो सबको ये कट्टर ईमानदार होने का सर्टिफिकेट देते हैं। तो आइए पहले पराली पर हम लोग बात कर लेते हैं, इसके आगे चलते हैं। पराली एक आपदा की तरह ही है जिसमें भाई साहब ने अवसर ढूंढ लिया। इन्होंने समाधान किया या मक्कारी की, आप खुद निर्णय करिए। देखो जी, अपने पंजाब का जिहड़ा हाल है ये कौन कर रहा है। दोपहर के 3 बजे हुए ने, साह लेना औखा होया पिया, दिन रात यही हाल है। और इस नूं वधाउण वाले साडे वीर ने, किसान वीर। देखो जी,
सूरज देखो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। तो आपने इस छोटे से वीडियो में देख लिया होगा कि पराली का वर्तमान हाल क्या है। और अब आप ये भी देखिए कि इस चुनाव से पहले, पंजाब में जो चुनाव हुई है, जब इनकी सरकार बनी, उससे पहले इन्हीं महापुरुष ने, इन्हीं भाई साहब ने आम जनता से, चाहे वो पंजाब की हो, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे वो उत्तर भारत की हो, इन्होंने समाधान का क्या वायदा किया था, आप खुद सुनिए। मैंने 15 सितंबर से ट्वीट करना चालू किया था। मुझे पता था कि 10 अक्टूबर के आसपास से वो पराली का धुआं आएगा और उसके बाद कहा जाएगा कि दिल्ली गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, दिल्ली वाले कुछ कर नहीं रहे हैं, दिल्ली वाले ऐसे हैं, दिल्ली वाले वैसे हैं। दिल्ली वालों का कोई कसूर नहीं है। पूरा साल दिल्ली की हवा एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 100 के नीचे रहता है, विच इज इन गुड कैटेगरी। इस वक्त 10 अक्टूबर के आसपास से ये बढ़ना चालू होता है। ये इसलिए क्योंकि बाहर से पराली का धुआं आता है। मैंने पंजाब के किसानों से बात, पंजाब के किसान कहते हैं कि सर आपके दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते धुआं फिर भी कम हो जाता है। आप हमारी सोचो कि जब मैं, वो किसान, अपने खेत में आग लगाता है, कहता है ये धुआं तो सीधे मेरे लंग्स के अंदर जाता है, हम तो कितने बीमार हो जाते हैं। हम भी नहीं लगाना चाहते, कोई किसान धुआं नहीं छोड़ना चाहता, कोई किसान अपने गांव। उनको समाधान कौन देगा? समाधान तो सरकारें देगी। अब दिल्ली में हम लोगों ने पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलके एक सोल्यूशन बनाया, केमिकल सोल्यूशन, बायो केमिकल सोल्यूशन। वो सोल्यूशन छिड़कने से वो जो स्टबल है, पराली है, वो खाद में कन्वर्ट हो जाती है। इट्स अ विन विन सिचुएशन और इतना सस्ता है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सारे खेतों में छिड़काव कर दिया फ्री में। पंजाब सरकार भी कर सकती है, यूपी सरकार भी कर सकती है, हरियाणा सरकार क्यों नहीं कर रहे वो लोग? इस सोल्यूशन को फ्री में बंटवा दो, सब जगह छिड़काव करवा दो फ्री में, इतना आसान है। और दूसरी चीज, पराली आज लायबिलिटी बनी हुई है, ये बहुत बड़ा एसेट है। ये सोना बन सकती है पराली। पराली से बिजली बनती है, पराली से कोयला बनता है, पराली से गत्ता बनता है। 10-15 फैक्ट्रियां में देख के आया पंजाब के अंदर जहां पे ये सब बन रहा है। एनटीपीसी वाले कहते हैं कि जितना कोयला पराली से बनाओगे हम सारा ले लेंगे। रेडी मार्केट है। पराली से बिजली बनती है, वहां पे बिजली दे दो उनको। पराली से गत्ता बनता है। और अब दिल्ली के लोग परेशान हो चुके हैं पोल्यूशन से। हम स्पेसिफिक टाइमलाइंस चाहते हैं पंजाब सरकार से, कैप्टन सरकार से, खट्टर सरकार से और केंद्र सरकार से। दिल्ली की जनता स्पेसिफिक टाइमलाइंस चाहती है। आप हमें बताइए कि आप कब तक पराली जलाना बंद करवाएंगे? आप कब तक हमारे पंजाब और हरियाणा के किसानों को टेक्नोलॉजी और मशीनें उपलब्ध करवाएंगे? आपकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। दिल्ली की जनता अब आपसे स्पेसिफिक टाइमलाइंस और माइलस्टोन्स मांगती है कि आप हमें बताइए कब तक आप पराली जलाने का ये बंद करेंगे। उम्मीद है आप सबों ने इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखा और सुना होगा और साहब की इस वैज्ञानिक सोच को बड़े अच्छे से समझा होगा। अब देखिए पंजाब चुनाव जीतने के बाद भाई साहब का क्या हाल है और ये क्या सोचते हैं एक आम जनता के बारे में, आप खुद देखिए। पंजाब चुनाव जीतने के पहले की वैज्ञानिक सोच आपने देख ली और सुन भी ली। अब आप देखिए पंजाब चुनाव जीतने के बाद जब साहब ने अट्टाहस किया और उस अट्टाहस के बाद अब हमारे साहब देखिए क्या समाधान देते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा इनका समाधान क्या है। देखिए पोल्यूशन एक समस्या है, मैं सहमत हूँ। और मैं आपको अगर मेरे फ़ोन में डेटा पड़ा हुआ है, पोल्यूशन पूरे नॉर्दर्न इंडिया की समस्या है। ऐसे दिखाया जा रहा है, इस पे केवल और केवल राजनीति हो रही है। पोल्यूशन समाधान की कोई बात नहीं करना चाहता। ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे बस पंजाब और दिल्ली ने पोल्यूशन कर दिया सारे देश में, बस पंजाब और दिल्ली की वजह से पोल्यूशन हो रहा है। आप अगर पूरे नॉर्दर्न इंडिया के सारे सिटीज़ का पोल्यूशन उठा के देखें, हरियाणा के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, उत्तर प्रदेश के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, बिहार के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, हरियाणा के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, राजस्थान के शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, मध्य प्रदेश के शहरों में पोल्यूशन हो रहा है और लगभग एयर क्वालिटी इंडेक्स सब जगह बराबर चल रहा है। तो क्या आम आदमी पार्टी ने सब जगह पोल्यूशन कर दिया? अगर पूरे नॉर्दर्न इंडिया में पोल्यूशन हो रहा है तो इसका समाधान कौन निकालेगा?
प्रधानमंत्री जी को निकालना पड़ेगा ना। अपनी आदत के मुताबिक इन्होंने सारा दोष माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर मर तो दिया, लेकिन आप ये भी देखिए कि इसकी सच्चाई क्या है। ये जिस फंड का रोना रो रहे हैं, जो कि अक्सर रोते ही रहते हैं, कभी पेंशन के मामले में, कभी तनख्वाह देने के मामले में, अब ये सच्चाई भी आप थोड़ी सुन लीजिए और ध्यान से सुनिएगा सारी सच्चाई को। भारत सरकार ने पंजाब सरकार को पिछले 2 सालों में 1347 करोड़ रुपया, 1347 करोड़ रुपया केवल पराली से संबंधित समस्या को खत्म करने के लिए दिया था। केवल कि आप इसका बायो डिकम्पोजर खरीदिए, मशीन खरीदिए और पंजाब में पराली की समस्या को कम कीजिए। बहुत ही दुख के साथ मुझे यह कहना पड़ता है, भारत सरकार ने 2022-2023 में 1347 करोड़ रुपया पंजाब सरकार को दिया। इसमें से अधिकतर पैसा पंजाब सरकार ने खर्च नहीं किया और वो पैसा लैप्स हो गया। आप सोच सकते हैं, एक तरफ तो ये पराली पराली चिल्ला रहे हैं, दिल्ली में लोग धुएं से मर रहे हैं, भारत सरकार इनको पैसा दे रही है 100-200 करोड़ नहीं, 1347 करोड़ रुपया। उसमें से अधिकतर पैसा यानी कि 50% से ज्यादा पैसा इन्होंने खर्च नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल से और भगवंत मान से कि आपने इन पैसों का क्या किया, क्योंकि पंजाब में पराली की संख्या बढ़ रही है, कम नहीं हुई। अगर आपने पैसा भी खर्च किया और संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब आपने उस पैसे को इस दिशा में खर्च नहीं किया, कहीं इधर उधर अपने जो हेलीकॉप्टर में, प्लेन में, बिजनेस क्लास में या स्विमिंग पूल में या विज्ञापन में, कहीं ना कहीं और खर्च किया। आपने इस दिशा में खर्च नहीं किया। दिल्ली पूरा हुआ, पंजाब का मिशन इनका पूरा हुआ। अब इन्हें लगता है कि अब इनका अगला शिकार गुजरात है, जहां जाकर ये गुजराती में भाषण दे रहे हैं, गुजराती में लोगों को अपनी बातों को बता रहे हैं कि वो क्या क्या मुफ्त देंगे। एक्चुअली ये पूरे हिंदुस्तान को भिखारी बना के रखना चाहते हैं, जिससे कि कोई आगे कभी पनप ही ना पाए। मुफ्त बिजली, मुफ्त आपका पानी, सब कुछ मुफ्त। चलिए एक बार गुजराती में भी इनका भाषण सुनते हैं, फिर देखते हैं। નમસ્કાર, કેમ છો? તમે મને તમારો ભાઈ માનો છો ને? આપના પરિવારનો હિસ્સો માનો છો ને? મને આટલો પ્રેમ કરવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. હું આપને વચન આપું છું કે તમારો ભાઈ બનીને તમારા પરિવારની જવાબદારી સંભાળીશ. તમને મોંઘવારીમાંથી મુક્તિ અપાવીશ. તમારી વીજળી ફ્રી કરી દઈશ. આપના બાળકો માટે શાનદાર સ્કૂલ બનાવડાવીશ. આપના પરિવારની સારવાર માટે શાનદાર હોસ્પિટલ બનાવડાવીશ. તમારા બાળકો માટે રોજગારની વ્યવસ્થા કરીશ. તમને અયોધ્યા શ્રી રામચંદ્રના દર્શન કરવા લઈ જઈશ. બસ એક બાર એક મોકો આપો. जीवन भर तमारो भाई बनीने रहीश. उम्मीद है बड़े ध्यान से आपने इस महाशातिर इंसान की गुजराती भाइयों से गुजराती में की गई अपील सुनी होगी। अंत में मेरा इतना ही कहना है कि इस इंसान या इस पार्टी को वोट देने से पहले एक बार दिल्ली दंगों की याद ज़रूर कर लीजिएगा, एक बार अंकित शर्मा की याद कर लीजिएगा और इसके द्वारा किए गए एक एक कार्य को ज़रूर याद कर लीजिएगा। जो ये 20,000 क्लासेस के बारे में बोलता है, वो एक्चुअली 20,000 क्लासेस बनी भी हैं या नहीं बनी है, इस पर भी एक बार विस्तार से ज़रूर अध्ययन कर लीजिएगा, तब जा कर के इसको वोट देने की सोचिएगा। क्योंकि ये जहाँ का है वहीं के हम भी हैं और हमने देखा है धरातल पर आकर के कि एक्चुअली इसने कितना काम किया है या नहीं किया है। साथियों, ये इतिहास का जयचंद और आज का जिन्ना और नेहरू है, जो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए अपने देश, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी
किसी को भी दांव पर लगा सकता है, किसी को भी बेच सकता है। इसकी धूर्तता जारी रहेगी। इसीलिए फैसला आपको लेना है कि आपके लिए, आपके शहर, आपके प्रदेश, आपके देश के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। क्या हम थोड़े से मुफ्त बिजली, थोड़े से मुफ्त पानी के लिए क्या हम अपने ज़मीर को बेच सकते हैं? अगर बेच सकते हैं फिर तो कोई बात नहीं, अगर नहीं तो इसको कभी भी वोट मत दीजिएगा। धन्यवाद।